महज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जनरल सुंदर जी के सामने धरी थी। वो रात देर गए तक उसका मुताला करने के बाद गहरी फिक्र में मुब्तला दिखाई दे रहे थे। जनरल सुंदर जी को इस बात का इल्म था कि पंजाब की शोरश में इसकी फ़ौज ने कोई खासी नेकनामी नहीं कमाई। जनरल अरोड़ा ने सन 71 में 60 डिवीज़न फ़ौज के साथ मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला करके मुतवक्का नताइज हासिल ना किए थे, जबकि 13 साल बाद सन 84 में भारतीय फ़ौज ने एक निराला मार्का मारा। भारतीय जनरलों में 60 डिवीज़न फ़ौज अपने ही मुल्क के 2 सूबा पंजाब और हरियाणा पर चढ़ाती थी। ये फ़ौज पाकिस्तान से लड़ने के लिए नहीं बल्कि भारतीय शहरियों को जो सिख थे और जिनका गुनाह सिर्फ अपने लिए आज़ाद शहरी की ज़िंदगी का मुतालबा था, उनको कुचलने पर मामूर कर दी गई थी। जनरल सुंदर जी के पास मोहतात तरीन अंदाज़ों के मुताबिक इस जंग में जो भारतीय फ़ौजियों और शहरियों के दरमियान लड़ी गई थी, भारतीय फ़ौज के 250 से ज़ायद अफसरान इन शिद्दत पसंदों के हाथों मारे गए थे। भंडरावालों को मारने के लिए भारतीय फ़ौज के टैंकों को दरबार साहब अमृतसर में दाखिल करना पड़ा। इस सूरत हाल के नतीजे में हिंदुओं के ख़िलाफ़ कभी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत ने सिखों के दिलों में जन्म लिया। इस नफ़रत ने बाल आखिर भारतीय वज़ीर आज़म मिसेज़ इंदिरा गांधी को भी निगल लिया और सियाचिन के ज़रिए शहरा रेशम तक पहुँचने का ख्वाब अपनी आँखों में सजाए पर लोग सुधार गईं। मिसेज़ इंदिरा गांधी के ज़ाती बॉडीगार्ड्स के हाथों कत्ल हुई तो शुमाल मगरबी भारत का बड़ा हिस्सा फ़िरका फाराना व सादात की लपेट में आ गया। भारतीय जर्नलों को बादल खास्ता अपनी एक फ़ौज की 1/3 ताकत को अंदरूनी सलामती के लिए मामूर करना पड़ा। अलबत्ता भारत के तमाम 11 डिवीज़न इस काम पर नहीं लगाए गए। 2 डिवीज़न तो मामूल के मुताबिक शुमाल मशरिक़ में मौजूद थे, जबकि कुछ ब्रिगेड जम्मू कश्मीर के अंदरूनी सलामती के लिए वहां डेरे जमाए हुए थी। दिल्ली में इन दिनों तकरीबन 3 डिवीज़न फ़ौज तैनात की गई थी और दिल्ली के शहरियों ने जब ये मंजर देख लिया कि वस्ती हिंद में मुकीम BMP-1 इन्फेंट्री डिवीज़न की बख्तरबंद गाड़ियाँ दिल्ली की गली मोहल्लों में शरपसंदों का ताक़ुब कर रही थी। सन 65 में छंप अखनौर सेक्टर में भारत ने 3 डिवीज़न फ़ौज के साथ हमला किया था, जबकि सन 86 में दिल्ली में अमन व अमान कायम रखने के लिए भी 3 डिवीज़न फ़ौज इस्तेमाल की गई थी। भारतीय फ़ौज का इमेज बुरी तरह से तबाह हो रहा था। सियाचिन में होने वाले भारतीय नुकसानात की खबरें अखबार बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। भारतीय जर्नलों को ज़िम्मेदार करार देते हुए इन पर ज़बरदस्त तनकीद की जा रही थी और जनरल सुंदर जी भारतीय फ़ौज के आर्मी चीफ़ की हैसियत से इन खबरों को सुनकर बहुत परेशान था। वो एक पेशावर फ़ौजी की हैसियत से तारीख़ में अपना नाम लिखवाना चाहता था, लेकिन यहाँ आए रोज़ कोई ना कोई बदनामी उसके माथे का झूमर बन जाती थी। कायद पोस्ट के क़याम और भारतीयों पर होने वाले हमलों के बाद सियाचिन में भारतीय फ़ौज की हालत मखदूश हो गई थी, जिसके अफसाने ज़बान ज़द ख़ास व आम हो रहे थे। भारतीय यूनिटों में सियाचिन से आने वाले ज़ख्मी और हलाक शुदगान बददिली फैला रहे थे। बज़ाहिर भारतीय फ़ौज कम तरबियत याफ्ता और पहाड़ी खुसूसन बर्फीले मैदान में जंग का कोई तजुर्बा ना रखने वाली फ़ौज जानकर भारत ने सियाचिन में एडवेंचर का ख़तरा तो मोल ले लिया था, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बहने लगी थी। सियाचिन पर अब भारतीयों के लिए बर्फ़ की अंधी कब्रें बनने लग गई थी। पाकिस्तानी जर्नलों ने इन्हें तारीख़ का बदतरीन सबक सिखाया था। उन्होंने इस कामयाबी से लॉजिस्टिक जंग शुरू की थी कि भारतीयों को छठी का दूध याद दिला दिया। भारतीय फ़ौजियों की अमवात पाकिस्तानी गोलियों से कम मौसम की शिद्दत से ज़्यादा होने लगी थी। पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान बड़ी होशियारी से भारतीयों को इन बर्फीले मोर्चों में कैद करके इन पर रसद और वसाइल के तमाम रास्ते बंद करके इनके मोर्चों को कब्रों में तब्दील करने लगे थे। हर आने वाली लाश भारतीय फ़ौज के मोराल को गिरा रही थी। जब भी कोई ज़ख्मी वापस लौटता सारे यूनिट को बददिल कर दिया करता था। भारतीय फ़ौज जनरल सुंदर जी को भगोड़े फ़ौजियों की रोज़ बरोज़ बढ़ती शरह में इजाफे ने परेशान कर दिया था। इन हालात में इसने इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला कर दिया। अभी तक ये फ़ैसला इसके जहन में ही था, लेकिन जल्द ही वो वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा को इसमें एतमाद में लाने पर अमल करने जा रहे थे। सन 86 से 87 के मौसम सरमा में भारतीय फ़ौज ने अपने 3 साला मशक़ें करना थी। जनरल सुंदर जी ने एक मंसूबा बनाने के बाद इन मशक़ों को एक्सरसाइज ब्रास ट्रैक्स का नाम दिया। जनरल सुंदर जी का मकसद इन मशक़ों के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालना और एक सतह पर इसे इश्तेल दिलाकर जंग के लिए मजबूर करना था। उनके अमरीकियों के मुताबिक ऑपरेशन और देखभाल मेंटेनेंस के तर्ज़ अमल पर इनकी मशक़ों का आगाज़ किया। जनरल सुंदर जी को इस ख़तरनाक एडवेंचर के लिए उकसाने में बुनियादी किरदार भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का था। वो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निज़ाम जासूसी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने में भारत की 2 और एजेंसियाँ आर्मी डायरेक्टरेट
ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज़्यादा अहम किरदार अदा करती थी, जबकि रा इन दोनों से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी थी, क्योंकि ये दोनों एजेंसियाँ रा की तरह पाकिस्तान के मुतालिक तफसीली मालूमात नहीं रखती थी और ना ही पाकिस्तान के अंदर इनका नेटवर्क रा के मुकाबले में कोई अहमियत रखता था। कुछ अरसे से रा अपने वज़ीर आज़म राजीव गांधी पर जोर दे रहे थे कि वह पाकिस्तान की पंजाब में मुदाखलत और मिसेज इंदिरा गांधी के कत्ल का बदला लेने के लिए, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, खुसूसन सिंध पर हमला करे। रॉ का ख्याल था कि दोनों मामलात में पाकिस्तान मुलविस है। सन 86 में राजघाट पर राजीव गांधी और दूसरे सियासी लीडरों को सिख इंतहा पसंदों की तरफ से कत्ल करने की साजिश में भी पाकिस्तान ने रा को मुलविस किया था। भारतीय वज़ीर दिफा अरविंद नेहरू की मुकम्मल हिमायत रा को हासिल थी और ख़ुद इस नज़रिए का प्रचार था कि पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन ख़तरात के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ही को तबाह कर दिया जाए, उसके बाद चीन के ज़ेर कब्ज़ा इलाके आज़ाद करवाए जाएँ। उसकी सोच ईरान के बदकिस्मत शाह ईरान जैसी थी। वो भी यही चाहता था कि भारतीय बहरिया को बहर हिंद पर मुकम्मल कमांड हासिल हो जाए। इस समंदर में भारत को इजाज़त के बगैर कोई माहीगीर मछली ही ना पकड़ सके। जनरल सुंदर जी ने जैसे ही ब्रास टैक्स का ऐलान किया, दिल्ली में खलबली मच गई। जितने बड़े पैमाने पर वो जंगें करने जा रहे थे, इसकी मिसाल दुनिया की हर भी तारीख में नहीं मिलती थी। नेटो ने अपनी सबसे बड़ी जंगी मश्क में 1,20,000 फ़ौजियों को शामिल किया था, जबकि जनरल सुंदर जी 6 डिवीज़न और 2 कोरों के साथ, जिनकी नफरी 3 लाख से ज़्यादा बनती थी, जंगी मशक़ें कराने जा रहा था। रा ने इस तक ये खबर पहुंचाकर इसे मज़ीद मुतहरिक कर दिया था कि पाकिस्तान 26 जनवरी सन 87 को पंजाब की शोरश पसंदों की मदद करने के लिए पंजाब पर हमला आवर होगा और खालिस्तान का ऐलान कर दिया जाएगा। ब्रास टैक्स के मकासद बताने से दिसंबर सन 86 के आखिर तक जनरल सुंदर जी इनकार करता रहा। उसने पाकिस्तान की तरफ से वजाहत तलब करने का नोटिस भी ना लिया। दिसंबर के आखिर में जब उसकी तरफ से ऐलान हुआ कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है, तो पाकिस्तानी GHQ होशियार हो गया। किसी भी पाकिस्तानी जर्नल को हिंदू जर्नल की तरफ से इस ऐलान का मकसद समझना आसान था। अपनी चाणक्य ज़हनियत के मुताबिक जनरल सुंदर जी पाकिस्तान पर हमला कर हवा खड़ा करके दरअसल पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। उससे पहले सियाचिन में भारतीय जारहियत की नाकामी और अब जनरल सुंदर जी का ये ऐलान, पाकिस्तानी जर्नलों के सामने सारा मंजर वाज़े था। अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजें मुजाहिदीन से मसरूफ़ जंग थी और पाकिस्तानी सरहदों पर महाजिरीन का दबाव बढ़ता जा रहा था। सियाचिन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 साल पहले भारत ने एक और महाज खोल दिया था और अब जनरल सुंदर जी इसे नहायत मुनासिब मौका जानकर पाकिस्तान पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहा था। हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी माहिरीन हर्ब व ज़र्ब ने दुश्मन की हर मुमकिन जारहियत का इदराक करने का फ़ैसला कर लिया था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तानी चीफ ऑफ स्टाफ के ज़ेर क़यादत होने वाले अहम इजलास की कार्रवाई जानने के लिए भारतीय सरगर्म थे, लेकिन इनकी किसी एजेंसी की उन तक रसाई ना हो सकी। अगले चंद दिनों में पाकिस्तान ने तेज़ी से अपनी फ़ौजों को नकलो हरकत दी। अपनी जनूबी डिवीज़न नंबर 1 और 37वें डिवीज़न को, जो रहीम यार खान के नज़दीक मशक़ों में मसरूफ़ था, पंजाब की सरहदों पर पहुँचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी जनरल भारत की सिंध में मुमकिन पेशकदमी के पेश नज़र से पंजाब के गैर महफूज होने का यकीन दिलाने में कामयाब रहे। किसी भी अफरा तफरी के बगैर निहायत इत्मीनान के साथ पाकिस्तान ने 12 दिनों में तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर एक कोर के बराबर फ़ौज को दोबारा तैनात कर दिया, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज की जुनूब रिज़र्व फ़ौज पहले ही महाज जंग पर मौजूद थी। 6ठा आर्म डिवीज़न और 17वां डिवीज़न खारिया में तैयार खड़ा था। इस हरबी चाल ने भारतीयों के तोते उड़ा दिए थे। जनरल सुंदर जी यूँ तो प्रेस के सामने बड़ी भड़कें हाँक रहा था और दावा कर रहा था कि भारतीय इंटेलिजेंस को पाकिस्तानी ट्रेनों के हर डब्बे में सफ़र करने वाले फ़ौजियों की तादाद का भी इल्म है, लेकिन अमलन वो मायूसी का शिकार था। 17 दिनों की खामोशी इख्तियार करने के बाद इसने 22 जनवरी को भारतीय काबीना को अपने अज़ाइम पर ब्रीफिंग दी और 23 फरवरी को भारतीय फ़ौजों को हरकत में करने और जंगी तैयारी के अहकाम जारी किए। फ़ौजों की नकलो हरकत भी खुफिया रखी गई थी। जनरल सुंदर जी पहले ही ब्रास टैक्स के बहाने भारतीय फ़ौज का तकरीबन सारा मालो असबाब मुमकिन मैदान जंग तक पहुंचा चुका था। अब इसने हेडक्वार्टर 3 कोर और 57वें डिवीज़न को शुमाल मशरिक से पंजाब की तरफ, 9वें डिवीज़न को मेरठ से पंजाब के शहर गुरदासपुर की तरफ, 23वें डिवीज़न को रांची से अमृतसर की तरफ, 24वें डिवीज़न को बीकानेर से फ़िरोज़पुर की तरफ, 54वें डिवीज़न को सिकंदराबाद और हैदराबाद से राजस्थान की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। 26वां डिवीज़न को मुतहरिक रखा। सूरत हाल बड़ी ही ख़तरनाक थी।
पंजाब में फाजिल्का, अबूहर, गुरदासपुर और पठानकोट के महाजों पर दोनों ममालिक की फ़ौजें एक दूसरे के सामने मोर्चाबंद हो चुकी थी। भारतीय इस खौफ से ही परेशान थे कि पाकिस्तानी इस महाज पर हमले में पहल करते हुए पठानकोट की पट्टी काटकर मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और तेज़ी से सरप्राइज़ देकर पंजाब में घुस जाएंगे, जहां सिख हुर्रियत पसंद उनके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे थे। भारतीयों को रूस की तरफ से रूसी सैटेलाइट की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और पाकिस्तानी नकलो हरकत की तस्वीर इन तक बआसानी पहुँच रही थी। मक 25 और भारतीय स्क्वाड्रन 105 के लिए रूस ने वाफर मिकदार में पेट्रोल भारतीय फ़िज़ाइया को पहुंचा दिया था। भारतीय फ़िज़ाइया के फाक्स पैट मक 25 रूबा हरकत थे। फ़िज़ाइया की एडवांस इमदादी यूनिट मुतहरिक हो चुकी थी और भारतीय नेवी ने पाकिस्तानी समंदरों के नज़दीक पोजीशनें संभालनी थी। भारतीय शरारती मंसूबा बिल्कुल तैयार था। भारतीय जर्नल अपने वज़ीर दिफा अरविंद नेहरू, इंदिरा गांधी का सपूत भारतीय वज़ीर आज़म मिस्टर राजीव गांधी और रा की पुष्टपनाही से पाकिस्तानियों को इश्तियाल दिलाकर एक महदूद जंग का आगाज़ करते हुए अपने असल मंसूबे ऑपरेशन ट्राइडेंट पर अमल करने के लिए पर तोल रहा था। भारतीयों का मंसूबा था कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के नतीजे में पाई जाने वाली कैफियत को अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के साथ झगड़ा किया जाए और सुंदर जी के खुफिया मंसूबे ट्राइडेंट यानी तरशूल पर अमल करते हुए सन फरवरी 1987 को सुबह 4:30 बजे पहले गिरगित फिर स्कर्दू पर हमला करके यहाँ कब्ज़ा कर लिया जाए। इस मंसूबे में सियाचिन में मौजूद भारतीय फ़ौजों ने अहम किरदार अदा करना था। जनरल सुंदर जी अहमकों की जन्नत में रहने वाला जर्नैल था। यह समझ रहा था कि 2 हफ्तों में पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और शुमाली इलाकाजात में भारतीय फ़ौजें काबिज़ हो जाएंगी। अगर तो पाकिस्तान जंग को महदूद यानी शुमाली इलाकाजात पर रखने पर तैयार होता तो सुबहान अल्लाह, और अगर पाकिस्तान इस जारियत के जवाब में पंजाब पर हमला आवर हो जाए तो जनरल सुंदर जी अपने मंसूबे ब्रास टैक्स पर अमल शुरू करते, जो बुनियादी तौर पर एक अजीम हरबी मंसूबा था। उस मंसूबे के मुताबिक शुमाली इलाकाजात पर हमला करके पाकिस्तान को सिंध में फ़ौजी ताकत के कमज़ोर करके दूसरे मुआवजा पर मजबूत करना पड़ती और भारतीय फ़ौजें इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर सिंध में घुस जाती। जनरल सुंदर जी ने अपने वज़ीर आज़म को बताया था कि वो 3 दिनों में मीरपुर ख़ास और 7 दिनों में हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लेगा। इस दौरान भारतीय नेवी कराची की तरफ बढ़ती और भारतीय सूरमे सिंध को पाकिस्तान से काटकर अलग कर देते। ये थे वो ख्वाब जो अहमक भारतीय जनरल देख रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनका वास्ता किस फ़ौज से पड़ा है। सियाचिन में अपनी जारियत से उन्होंने सबक सीखने के बजाय अब सियाचिन ही नहीं तमाम शुमाली इलाकाजात पर कब्ज़ा करने का भयानक मंसूबा बनाया था। भारतीय फ़ौज के कुल 35 डिवीज़न थे। एक आरजे बख्तियार डिवीज़न इसके अलावा था। इस तरह से कुल 36 डिवीज़न भारत के पास मौजूद थे। इनमें से 9 डिवीज़न, जिनमें 23वां डिवीज़न भी शामिल है, आमतौर पर भारत के मशरिक़ में रखे जाते थे। बाकी में से 2 को छोड़कर सब जनवरी 1982 तक मगरिब में पहुंचा दिए गए। अलबत्ता आखिरी डिवीज़न नंबर 9 मैसूर में रहा, जहां से इसे तेज़ी से महाज जंग पर लाया जा सकता था। ब्रास टैक्स और इससे मरबूत दूसरी मशकों में 12 डिवीज़न और एक फ़िज़ाई हमला आवर डिवीज़न ने हिस्सा लिया था और तकरीबन 8 डिवीज़न फ़ौज के साथ पाकिस्तान पर हमले की मशक़ की जा रही थी। शुमाल की तरफ भटिंडा से 10वें कोर को इसमें शामिल होना था, जबकि फ़ौज की तरफ से 5वें कोर, जिसे साउथ कोर कमांड कहा जाता था, उसने मुतहरिक होना था। इस तरह भारत के तकरीबन 13 डिवीज़न फ़ौज फाजिल्का महाज के गिर्द मंडराने लगी थी, जबकि भारतीय इसे महज 2 कोर और 6 डिवीज़न बता रहे थे। अलबत्ता ये एहसास भारतीय हेडक्वार्टर में पाया जाता था कि वह पाकिस्तान को इस मसले पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये 1939 के बाद दुनिया में सब फ़ौजी को इज्तिमा सबसे बड़ा महसूस किया जा रहा था। नॉर्वे से तुर्की तक नेटो की मशकों में 1,20,000 फ़ौजी हिस्सा लेते हैं, जबकि भारत 5 लाख फ़ौज के साथ जंगी मशक़ें करने जा रहा है। जनरल सुंदर जी को अब इंतज़ार था कि पाकिस्तान से हमला हो और वो अपने असली मंसूबे ट्राइडेंट पर हमला करे, लेकिन पाकिस्तान ने देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अपनाकर भारतीय जर्नलों को ऐसा आसाब शिकन झटका दिया जिसने सारे भारत को बौखला कर रख दिया। दरअसल इस सारी मशक़ की बुनियाद रा की वो इत्तला थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने पंजाब के खालिस्तानी हुर्रियत पसंदों की मदद करने के लिए 27 जनवरी 1987 को अमृतसर पर हमला करना था। दिल्ली इसी ख़तरे से लरज़ रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी हमले के साथ ही सिख यूनिटें बगावत कर देंगी और भारतीय फ़ौज दूर से राय इलाकों में होने की वजह से बरवक्त मदद को नहीं पहुंच सकेगी। इस तरह ये ख़तरा मौजूद था कि पाकिस्तानी कहीं दिल्ली तक ही ना पहुंच जाएं।
इस खतरे को पाकिस्तान ने अच्छी तरह से कैश करवाया। जनरल सुंदर जी की तवक्कात के बरक्स पाकिस्तान ने हमला किया और भारतीय फ़ौजों की इतने वसी पैमाने पर नकलो हरकत ने भारत का इक़्तिसादी भरकस निकालकर इसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फरवरी के आगाज़ में ही एक गोली चलाए बगैर पाकिस्तान ने जंग जीत ली और पाकिस्तान की शराइत पर भारत को अपनी फ़ौजें सरहद से वापस बुलाना पड़ी। पहले ही मरहले पर बख्तरबंद डिवीज़न नंबर 1 और 24वें डिवीज़न को एक इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ शुमाल की तरफ रवानगी का हुक्म मिलने से उस मश्क की इफादियत ही ख़त्म हो गई। अखनौर और पठानकोट पर हमले और भारतीय फ़ौजी इज्तिमा करना पड़ा और इसके एवज़ पाकिस्तान ने सिर्फ हेड मराला और नारोवाल से अपने पैदल दस्ते वापस बुला लिए। भारत को अपना छठा बख्तरबंद पहाड़ी डिवीज़न बरेली वापस भेजना पड़ा, जबकि पाकिस्तान ने अपना छठा बख्तरबंद डिवीज़न और 17वां पैदल डिवीज़न खारिया और गुजरांवाला की छावनियों को वापस लौटा दिया, जहां से सरहदों तक वो बहरहाल भारतीय डिवीज़नों से जल्दी और बकर रफ्तारी से पहुंच सकते थे, क्योंकि दोनों छावनियां मैदानी जंग से ज़्यादा दूर नहीं थी। भारतीय तिल मिलाए हुए सांप की तरह बल खाकर रह गए। वो बहुत कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल सुंदर जी के सारे दावे धरे के धरे रह गए। उसने अलबत्ता सियाचिन पर किस्मत आजमाई का फ़ैसला कायम रखा। इस तरह वो अपने नाम पर कोई ना कोई फ़तह हासिल करने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। प्रमोद एक मरतबा फिर मैदान में मौजूद था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के मुतालिक आपको इत्तलात पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।